अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में सेक्शन 12, 13, 14 डिस्कस करेंगे, जिसमें यानी सैलरी क्या है, सैलरी में कौन कौन सी जो इनकम है, कौन कौन सी अमाउंट है वो अंडर द हेड सैलरी में शुमार होते हैं और टैक्स होते हैं, और कौन कौन सी अमाउंट है वो अंडर द हेड सैलरी में तो शुमार होते हैं लेकिन एग्जम्प्ट अंडर द लॉ है। और इसी के साथ सेक्शन 13 में परक्विजिट की बात की गई है कि भाई इन परक्विजिट को वैल्यू किस तरह किया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ जो है एम्प्लॉयर शेयर स्कीम से अगर आपको कोई गेन होती है उसको टैक्स किस तरह किया जाएगा, ये तमाम हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, एनी अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, अगर कोई शख्स प्रोविडेंट फंड से, कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से उसको कोई अमाउंट किसी टैक्स ईयर में मिलता है, वो उस शख्स की सैलरी इनकम होगी और उसको अंडर द हेड सैलरी टैक्स किया जाएगा। देखो प्रोविडेंट फंड क्या है, देखो इंप्लॉयर आमतौर पर ऐसा करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, वो क्या करते हैं, एक फंड इस्टेब्लिश करते हैं और इस फंड को प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और इसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से क्या करते हैं, अप्रूवल लेते हैं। जब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स समझता है कि वाकई फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय जो है ये फंड इस्टेब्लिश किया गया है, तो फिर वो अप्रूवल देता है और यहां से जो है इस प्रोविडेंट फंड से जो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय या ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर उस शख्स को, उस एम्प्लॉय को उस प्रोविडेंट फंड से कोई भी फंड मिलता है तो उस फंड को अंडर द हेड सैलरी ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। तो यहां पे एक बात जहन में रखें, एक्सेप्शन यहां पे ये है कि ओनली द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड जो है इस शख्स की सैलरी में ऐड की जाएगी, न कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। तो चले जी आगे जाते हैं। एनी अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय शेयर स्कीम, अगर किसी शख्स एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत कोई गेन करता है और वो गेन उसकी सैलरी में ऐड होगी और वो टैक्स होगी अंडर द हेड सैलरी। देखो एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम ये है कि भाई कंपनी ऐसे होते हैं कि वो शेयर इशू करते हैं, लोग उन शेयर को सब्सक्राइब करते हैं। यहां पे कंपनी अपनी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए उनको ये बेनिफिट देते हैं कि भाई आप ये शेयर लो प्राइस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो जब ये एम्प्लॉय उन शेयर को, इस राइट को सब्सक्राइब करते हैं या इस राइट को किसी को ट्रांसफर करते हैं, बेच देते हैं, और वहां से उनको जो बेनिफिट मिलता है, इस बेनिफिट को, इस गेन को हम ऐड करते हैं इस एम्प्लॉय की सैलरी में और इसको टैक्स करते हैं। हम सेक्शन 14 में जाके डिस्कस करेंगे कि भाई एम्प्लॉयर शेयर स्कीम को किस तरह टैक्स किया जाएगा, किस तरह ऐड किया जाएगा, उसकी वैल्यू किस तरह की जाएगी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। परक्विजिट, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि when a salary may be in the form of revenue and in the form of capital में हमने कहा था कि भाई इन काइंड होगी परक्विजिट, जिसको हमने कहा था कि भाई परक्विजिट एक शख्स को मिल रहे हैं, बेनिफिट्स एक शख्स को मिल रहे हैं, उसको हाउस अलाउंस मिल रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहे हैं, उसको यूटिलिटी उसकी बिल उसके पे हो रहे हैं, कन्वेंस उसको गाड़ी की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये सारे इन परक्विजिट्स हैं, इनको वैल्यू किस तरह किया जाएगा वो सेक्शन 13 में हमें रूल हैं। और इसी के साथ साथ मैं रेफर करूंगा इनकम टैक्स रूल 2002 को, जो मजीद इस सेक्शन को मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है
कि भाई परक्विजिट को वैल्यू करने के लिए क्या प्रिंसिपल है। तो चलिए जी, फॉर व्हेन द मोटर व्हीकल इज प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट यूज, अगर उस एम्प्लॉय की प्राइवेट यूज के लिए अगर व्हीकल कन्वेंस प्रोवाइड की गई है विच इज सोल पर्पस ऑफ द प्राइवेट यूज, तो उसको, उस व्हीकल को किस तरह वैल्यू करेंगे और किस तरह इस शख्स की सैलरी में ऐड करेंगे। इसके लिए प्रिंसिपल ये है कि भाई जब एम्प्लॉयर उस व्हीकल को खरीद रहा था या लीज किराए पे ले रहा था, उस व्हीकल की मार्केट, फेयर मार्केट वैल्यू उस वक्त क्या थी, उसकी 10% अगर सोल पर्पस ऑफ द प्राइवेट यूज है, उस फेयर मार्केट वैल्यू की एट द टाइम ऑफ द परचेस और लीज, उसकी 10% जो है इस शख्स की सैलरी में ऐड किया जाएगा और उसको टैक्स की जाएगी। इसी के साथ अगर वो पार्शियली प्राइवेट यूज, पार्शियली ऑफिशियल यूज है, तो फिर ये देखा जाएगा कि भाई एट द टाइम ऑफ द परचेस उस व्हीकल की वैल्यू क्या थी, और या उस व्हीकल को उस एम्प्लॉयर ने लीज पे लिया हुआ है और उसको अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोवाइड किया है, तो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस व्हीकल की क्या थी। तो फिर उस फेयर मार्केट वैल्यू की 5% अगर पार्शियली ऑफिशियल पार्शियली प्राइवेट यूज है, उस व्हीकल की, उस कन्वेंस की 5% जो मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेस था, वो उस टैक्स ईयर में उसकी सैलरी में ऐड की जाएगी और उसको टैक्स किया जाएगा। तो चलिए जी, इसके अलावा सैलरी रिसीव्ड इन लीव ऑफ नोटिस। लीव ऑफ नोटिस क्या है? देखो, रूल ये है, लॉ ये है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आप इंटर हो रहे हैं और आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो आप जब एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो आप पर लाजिम है कि भाई सब्जेक्ट टू द कंट्रैक्ट, कि भाई आप सब्जेक्ट टू द कंट्रैक्ट, अगर आप उसको, उस मुलाजिम को रिटायर कर रहे हैं, 1 महीने पहले उसको नोटिस दें। अगर आप इसको नोटिस नहीं दे रहे हैं तो फिर आप पर लाजिम है, अगर किसी शख्स को आप सब्सिक्वेंटली रिटायर कर रहे हैं तो आप उसको इन लीव ऑफ नोटिस, उसको आप सैलरी 1 महीने की इजाफी तनख्वाह दें। इसी तरह वाइस वर्सा ऐसा है कि अगर आपने सब्जेक्ट टू द कंट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आप इंटर हुए हैं कंट्रैक्ट में, और आप उस मुलाजिमत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उस नौकरी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, बल्कि 1 महीने पहले आप अपनी एम्प्लॉयर को नोटिस देंगे कि भाई मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। अगर आप बगैर नोटिस के आप छोड़ रहे हैं वो नौकरी, इन लीव ऑफ नोटिस आपने उस एम्प्लॉयर को 1 महीने की जो तनख्वाह है आपने वो पे करना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉय को इन लीव ऑफ नोटिस कोई अमाउंट मिल रहा है कि भाई आप छोड़ें हमारी नौकरी में, आपको एक इजाफी तनख्वाह देता हूँ और मैं रिटायर कर रहा हूँ फॉर जो भी पर्पस है, सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनेंस, सब्जेक्ट टू द कंट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो इस शख्स की जो भी इन लीव ऑफ नोटिस उसको जो सैलरी मिल रही है वो ऐड होगी उस शख्स की इनकम में और उसको टैक्स किया जाएगा। भाई मैंने इसको इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश करने का मकसद ये था कि भाई लीव ऑफ नोटिस को आप समझें। बहरहाल ये बात इतनी छोटी सी थी। इसके बाद अगर आपको वो एम्प्लॉयर कोई सर्विस, डोमेस्टिक असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है या गार्डनियर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और उस ड्राइवर को, उस गार्डनियर को, उस डोमेस्टिक असिस्टेंट को साल में कितना तनख्वाह उसने पे की है, इस तनख्वाह को उठाया जाएगा और उस एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड की जाएगी और उसको वहाँ से टैक्स किया जाएगा। यानी ये जो जितने भी यहाँ पे परक्विजिट इसको अवेलेबल हैं, ड्राइवर है, गार्डनियर है या उसको डोमेस्टिक असिस्टेंट प्रोवाइड की गई है, उसको तनख्वाह दी है आपकी एम्प्लॉयर ने, तो इनकी जो तनख्वाह है वो आपकी इनकम है, वो आपके लिए उन्होंने ये इतने बेनिफिट प्रोवाइड किए हैं, तो ये आपकी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स आपकी इनकम में शामिल होगी, सैलरी में शामिल होगी और आपको टैक्स किया जाएगा। यूटिलिटीज़, अगर आपको बिजली, यूटिलिटीज़ में क्या क्या शामिल है, आपको बिजली का बिल आपका पे हुआ है
गैस का बिल पे हुआ है, आपका टेलीफोन बिल पे हुआ है, एम्प्लॉयर ने पे की है, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी इनकम में शामिल की होगी, सैलरी में शामिल होगी, और ये भी टैक्स होगा, यानी अंडर द हेड सैलरी। और इसी के साथ लोन मेड विदाउट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लेस देन बेंचमार्क रेट। अभी बेंचमार्क रेट क्या है? अगर आपको एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को वो इंटरेस्ट दे रहा है बिलो द बेंचमार्क रेट। अभी बेंचमार्क रेट क्या है? देखो, फेडरल गवर्नमेंट जो है हर साल एक बेंचमार्क रेट मुकर्रर करता है कि भाई अगर आप लोन प्रोवाइड करें, आप किसी को लोन प्रोवाइड करें तो आप इतने इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेंगे किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को। अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एम्प्लॉयर है, वो अपनी किसी एम्प्लॉय को बिलो द बेंचमार्क रेट इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहा है या बिलो द बेंचमार्क रेट वो उसको क्या लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ऑन लोन, प्रॉफिट ऑन डेट इज चार्जेबल टू टैक्स। अगर आपको बिलो द बेंचमार्क रेट कोई लोन मिल रहा है तो जो भी उस साल की बेंचमार्क रेट है और आपको जितना कम मिला हुआ है, तो इनकी जो डिफरेंस है वो आपकी प्रॉफिट तस्वुर होगी, वो आपकी इनकम तस्वुर होगी, वो आपकी सैलरी इनकम तस्वुर होगी और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस 2020 के लिए हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए बताया है कि भाई कि इस साल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक हैं, वो इस इंटरेस्ट रेट के यानी 7% इंटरेस्ट, यानी जो वो लोन दे रहे हैं उस लोन पर 7% इंटरेस्ट लेंगे उस शख्स से जिसको वो लोन दे रहे हैं। अगर इससे कम दे रहे हैं वो तो उसकी सवाबदीद है, उस ऑर्गेनाइजेशन की सवाबदीद है, वो दे सकते हैं। अगर किसी ने दी है बिलो द बेंच 7% से कम दी है, 3%, उसने कहा कि भाई मैं आपसे 3% इस पर इंटरेस्ट लूंगा, तो फिर ये 4% की इसकी डिफरेंस आती है, तो ये 4% में जितने भी पैसे आते हैं ये इस शख्स की सैलरी में ऐड होगी और उसको टैक्स किया जाएगा। तो इसी के साथ लोन पेड बाय एम्प्लॉय ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आपकी एम्प्लॉयर ने किसी थर्ड पार्टी को आपकी लाइबिलिटी जो है पे की है, आप पर कोई लोन था उसको उसने पे की है, वो उस साल आपकी इनकम में ऐड होगी और आपको टैक्स किया जाएगा। ये भी परक्विजिट है। इसके बाद प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, उस ट्रांजैक्शन में जितनी भी आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्होंने आपकी एम्प्लॉयर ने पे की है, उसको जो है क्या किया जाएगा, आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा और आपको उसके मुताबिक टैक्स किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर आपको लोन मिला हुआ है बिलो द बेंचमार्क रेट फॉर द सोल पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, या आप घर खरीद रहे हैं या आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपने अपनी एम्प्लॉयर से लोन ली है बिलो द बेंचमार्क रेट, फर्क नहीं पड़ता, या विदाउट इंटरेस्ट, उसको उस लोन को टैक्स आपकी सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि भाई गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रहा है लोगों को कि भाई वो अपने घर बनाएं। अगर वो अपने घर बनाएंगे तो अच्छी बात है, भाई लोगों को आसानी प्रोवाइड करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है कि भाई मुल्क में खुशहाली, अमन, सुकून आ जाए। तो ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने के लिए अपने सिटीजन्स को ऐसे जो हैं बेनिफिट्स देता है, ऐसी बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। हाउसिंग इज़ प्रोवाइडेड।
अगर आपको हाउस अवेलेबल है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस वक्त क्या थी, अब तो ये भी आपकी सैलरी। मजीद यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी को परक्विजिट या आप किसी को लोन प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो 1 मिलियन से कम है, तो उस पर जो रूल यहाँ पे बयान किया गया है वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसी के साथ हम सेक्शन 14 की तरफ जाते हैं, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जिस तरह पहले मैंने डिफाइन किया, इट इज़ अ राइट कि भाई आप किसी कंपनी में शेयर हासिल करें, कि आपको एक डिस्काउंट रेट पर, कम कीमत पर उस कंपनी की तरफ से शेयर प्रोवाइड किया जाता है। उस शेयर को जब आप हासिल करते हैं और इस राइट को जब आप एक्सरसाइज करते हैं और वहां से जो गेन होती है आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उससे जो गेन होती है वो गेन आपकी सैलरी में ऐड होगी। लेकिन याद रखें, ये राइट आपको अवेलेबल है लेकिन आपने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उसको एक्सरसाइज नहीं किया, तो ये आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगी। जब आपने एक्सरसाइज किया तब जाके ये आपकी सैलरी में ऐड होगी। और यहाँ पे फार्मूला बताया गया है कि भाई A - B, यहाँ 1 - B, B यहाँ पे अमाउंट है जो आपने हासिल किया उस शेयर को। B इज द अमाउंट, इज द कॉस्ट विच यू पे टू ऑब्टेन द शेयर। और A जो है वो कंसिडरेशन है जब आपने उस शेयर को, उस राइट को डिस्पोज ऑफ किया, एक्सरसाइज किया, जब आपने उस शेयर को ट्रांसफर किया, आपको जो गेन हुई उस शेयर को। तो यहाँ पे A - B यानी B जो कॉस्ट है आपने पे की है उसको A से क्या किया जाएगा, A को B से मनफी किया जाएगा और जो बचेगा उसको गेन तस्वुर किया जाएगा और उसको आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, आपने 1 लाख रुपए का शेयर हासिल किया है और उस शेयर को आपने ट्रांसफर किया 2 लाख रुपए में। अभी 1 लाख आपकी कॉस्ट है, 1 लाख आपकी गेन है। अभी जो 1 लाख जो है आपकी कॉस्ट है, इसको निकाल दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और जो गेन है वो 1 लाख रुपए बचता है। 1 लाख रुपए आपकी प्रॉफिट हुई है, ये प्रॉफिट आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी और आपको उस साल उसी अमाउंट पर, उस गेन पर अंडर द हेड सैलरी टैक्स किया